डीप से हम बात करने वाले हैं कि नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है। देखो, कल मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है। नेशनल इनकम का अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो नेशनल इनकम का मतलब ये है, नेशनल इनकम, इसके अगर हम मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, क्या है, एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री का जो भी नॉर्मल रेजिडेंट होता है वो, और कल मैंने आपको ये भी बताया इनकम जो है ये आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया, और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। फैक्टर इनकम वो होती है जो भाई काम करोगे, मेहनत करोगे तो मिलेंगे, और ट्रांसफ़र इनकम फ्री की इनकम जो होती है। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर में या एक फाइनेंशियल ईयर में भी कह सकते हो, एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री का जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है, एक कंट्री का जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है, चाहे वो कंट्री के अंदर, देश के अंदर, चाहे वो देश के बाहर, कहीं पे भी, चाहे अपने देश के अंदर या अपने देश के बाहर, कहीं भी, कहीं पर भी अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, कहीं पर भी अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या मिलता, कल ही हमने पढ़ा था, फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलती है फैक्टर इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है, एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री का जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है वो देश के अंदर या देश के बाहर कहीं पर भी अपनी फैक्टर सर्विसेज दे और वहाँ से फैक्टर इनकम अर्न करे। ठीक है, तो अगर मैं इन सब का सम कर दूँ तो जितने भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, जितने भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन्होंने जितनी भी फैक्टर, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज़, कट रही है क्या, अब आ रही है? तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम जो है एक साल के अंदर अंदर एक कंट्री का जो नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है वो चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर कहीं भी अपनी फैक्टर सर्विसेज दे और उसके बदले में फैक्टर इनकम मिलेगी, फैक्टर इनकम अर्न करे, तो अगर मैं उसका सम कर दूं तो वो क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए बेटा मैटर करता है बंदा, नेशनल इनकम के लिए बंदा मैटर करता है। ठीक है, कि वो जो पर्सन है वो जो है कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। पैसा कहीं से भी आ रहा हो उसके लिए मैटर नहीं करता, चाहे देश के अंदर से आ रहा हो चाहे देश के बाहर से आ रहा हो, फॉरेन से आ रहा हो, पैसा मैटर नहीं करता। मैटर करता है नेशनल इनकम के लिए बंदा, कि वो जो बंदा है वो नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। तो पहले आपको ये समझना है कि नॉर्मल रेजिडेंट जो है ये कौन होता है, तभी तो मैं आगे समझ पाऊँगा कि नेशनल इनकम जो है वो क्या होता है। तो देखिए, किस बंदे को हम जो है नॉर्मल रेजिडेंट मानते हैं। नेशनल इनकम इज सेड टू बी द टोटल ऑफ ऑल द इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अभी मैंने आपको बताया नेशनल इनकम क्या है, कंट्री के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उन सब का सम है। तो कौन बंदा नॉर्मल रेजिडेंट होगा, अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सन हु ऑर्डिनरली resides in a country and whose center of interest also lie in that country। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट वो बंदा होगा, नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो बंदा होगा जो कि दो कंडीशनों को फुलफ़िल कर जाए। कंडीशन क्या है,
कंडीशन है बेटा ये, पहला 365 दिन या उससे ज़्यादा, 365 दिन या उससे ज़्यादा उस कंट्री में वो रह ले। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, अगर हम अपनी हिंदी भाषा में बात करें तो खाना पीना सोना सब कुछ उसी कंट्री के अंदर, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सब कुछ उसी कंट्री के अंदर हो, उस चीज़ को कहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कोई भी बंदा अगर किसी देश के अंदर 365 दिन या उससे ज़्यादा अगर किसी देश में रह लेता है, 365 दिन कितने होते हैं? 1 साल। कोई भी बंदा अगर किसी कंट्री के अंदर 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए रह लेता है तो बेटा वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाता है। जैसे कि मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ, 3-4, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल 1 समझते हैं। एग्ज़ाम्पल 1 में अभी आपने बेटा अभी आपने नॉर्मल रेजिडेंट समझा है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए सिटीज़न कौन होते हैं, एक कंट्री के नागरिक जो हैं कौन होते हैं। सिटीज़न किसको बोलते हैं कि हमारी जो नेशनैलिटी है वो इंडिया, नहीं नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करते बेटा। सिटीज़न, हम जैसे कहीं पे भी हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे हमसे नेशनैलिटी पूछी जाती है, भाई क्या है आपका, आप कहाँ के सिटीज़न हो, तो हम इंडिया फिलअप करते हैं। तो हम किसी कंट्री के सिटीज़न कब कहलाते हैं? हम किसी कंट्री के सिटीज़न तब कहलाते हैं जहाँ पे भी, जिस कंट्री में हमारा बर्थ होता है, ठीक है, जहाँ पर भी हम जन्म लेते हैं, जहाँ पर भी हम पैदा होते हैं, वहाँ के हम सिटीज़न कहलाते हैं, ठीक है। सिटीज़न एक अलग चीज़ है, नॉर्मल रेजिडेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। सिटीज़न का मतलब मैंने क्या बोला, भाई मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, आप भी भारत के अंदर पैदा हुए हो, आप भी भारत के सिटीज़न हो, मैं भी भारत का सिटीज़न हूँ। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट भी होंगे। अब ज़रा एग्ज़ाम्पल समझिए। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल 1 के अंदर आप हो, ठीक है, आपका नाम रुद्र है, आप बेटा इंडिया के सिटीज़न हो, ठीक है। क्यों हो आप इंडिया के सिटीज़न? क्योंकि आप इंडिया के अंदर पैदा हुए हो, इसलिए आप इंडिया के सिटीज़न हो, ठीक है। और क्या आप इन दोनों कंडीशनों को फुलफ़िल करते हो? 365 दिन और उससे ज़्यादा इंडिया में रहते हो, और आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, क्या यहीं पे कर रहे हो? हाँ जी, आप तो इन दोनों कंडीशनों को भी फुलफ़िल कर रहे हो। तो आप इंडिया के सिटीज़न भी हो और आप जो है नॉर्मल रेजिडेंट भी हो इंडिया के ही, क्योंकि आप इस देश के अंदर पैदा भी हुए हो और आप जो नॉर्मल रेजिडेंट की कंडीशन है उसको भी फुलफ़िल कर रहे हो। बट एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक दूसरे एग्ज़ाम्पल के अंदर मैं हूँ, मेरा नाम रोहित है और मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ, मेरा जो बर्थ है वो इंडिया के अंदर हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मन है, मेरा जो दीदा है वो इंडिया में नहीं लगता, वो लगता है अमेरिका के अंदर। मतलब कि मैं 1 साल या उससे ज़्यादा, 1 साल या उससे ज़्यादा अमेरिका में रहता हूँ, और मेरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी कहाँ पर है? वो भी अमेरिका में ही है। तो मैं सिटीज़न तो इंडिया का कहलाऊँगा, लेकिन मैं अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। क्यों मैं अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मैं जो दोनों कंडीशनें हैं नॉर्मल रेजिडेंट की, वो मैं कहाँ पे पूरी कर रहा हूँ?
वो मैं अमेरिका के अंदर फुलफ़िल कर रहा हूँ, तो मैं अमेरिका का तो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊँगा, लेकिन सिटीज़न कहाँ का कहलाऊँगा? सिटीज़न कहलाऊँगा इंडिया का, क्योंकि मैं पैदा इंडिया के अंदर हुआ हूँ। अब एक तीसरा एग्जाम्पल समझिए। एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम, बंदा नहीं है, एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम लारा है। ये अमेरिका की सिटीज़न है, अमेरिका की सिटीज़न है। मतलब क्या हुआ? अमेरिका की सिटीज़न है, ये अमेरिका में पैदा हुई है, इसका जो बर्थ है वो अमेरिका का है, लेकिन इसका जो मन है, इसका जो दीदा है, इसका सारा काम धंधा, इसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर। तो ये जो दोनों की दोनों कंडीशनें हैं, ये 1 साल या उससे ज़्यादा, 1 साल या उससे ज़्यादा इंडिया में रह भी रही है, और इसका जो इकोनॉमिक इसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी कहाँ पे है? वो भी इंडिया के अंदर है। तो ये इंडिया की क्या कहलाएगी? ये इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट जो है, ये इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट जो है ये कहलाएगी। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से समझना है। मतलब कि नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए किसी भी कंट्री का उस देश के अंदर पैदा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे ये तो कहाँ पे पैदा हुई है? ये तो अमेरिका में पैदा हुई है, लेकिन वो दोनों कंडीशनें कहाँ पूरी कर रही है? इंडिया के अंदर पूरी कर रही है। तो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की है? इंडिया की है। इस वाले एग्जाम्पल में मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ? इंडिया में, इंडिया का सिटीज़न हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कंडीशन को कहाँ पे पूरी कर रहा हूँ? अमेरिका के अंदर जाकर। इनको हम क्या कहते हैं? NRI कहते हैं इनको, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, है ना। नॉन NRI सुना होगा आपने नाम, NRI ये है इंडियन, लेकिन इंडिया में नहीं रहता, दूसरे देश में रह रहा है, ठीक है। वहाँ जाके उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट वहाँ पे है, ये सारी कंडीशन नॉर्मल रेजिडेंट की वो वहाँ पे फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये जो है वहाँ पे हो गया, अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल 4 के अंदर, एक ये लड़का है, ठीक है, एक ये लड़का है, इसका नाम मान लीजिए राहुल है, ठीक है। ये जो है ये बेटा अमेरिका का सिटीज़न है, ठीक है, ये अमेरिका का सिटीज़न है। अब ये इंडिया के अंदर टूर के लिए आया, घूमने फिरने के लिए आया, ठीक है, टूरिस्ट पर्पस के लिए आया है, ठीक है, या छुट्टियां मनाने के लिए आया है, या तो घूमने फिरने के लिए आया है या छुट्टियां मनाने आया है, ठीक है। रहेगा 10-20 दिन, 50-100 दिन रहेगा, घूम फिर के वापस जो है अमेरिका में चला जाएगा। मान लो ये 100 दिन रहा इंडिया के अंदर, घूमा फिरा, खाया पिया, ज़िंदगी के मज़े लिए और चला गया। जैसे अंग्रेज आते हैं, घूमने आते हैं ना, टूर के लिए आते हैं। तो भाई जो दूसरे देशों के बंदे हमारे देश के अंदर आ रहे हैं घूमने फिरने के पर्पस से, छुट्टियां मनाने के लिए, वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। वो दोनों कंडीशनों को पूरा ही नहीं कर रहे। पहली बात तो 365 दिन हुए ही नहीं, और दूसरा उनका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट यहाँ है ही नहीं। वो तो अमेरिका में है, वो तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं। तो ये जो है, ये वाला बंदा एग्जाम्पल 4 के अंदर, ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के हैं? ये अमेरिका के ही हैं। इंडिया का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपनी घूमने फिरने आए हैं, छुट्टियां मनाने आए हैं। तो कौन बंदा नॉर्मल रेजिडेंट होगा? ये मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, अभी 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा। देखिए यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। जो बंदा 365 दिन या उससे ज़्यादा किसी कंट्री में रह ले, या जो बंदा 365 दिन उससे रह ले, और बेटा उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी वहीं पे होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कौन बंदा नॉर्मल रेजिडेंट होगा और कौन बंदा नहीं होगा। जो नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कौन सा बंदा नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन सा बंदा नॉन रेजिडेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है हमेशा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन बंदा होता है, किस बंदे को नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। तो दोनों में डिफरेंस भी आता है। अब देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज एंड हाई कमीशन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉरनर्स वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी इन फॉरेन कंट्री। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है बेटा एम्बेसी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये एम्बेसी क्या होती है, तब तो मैं समझ पाऊँगा। देखिए एग्जाम्पल 5, ये तो 4 तो समझ लिए कि भाई आप रह भी रहे हो इंडिया में, पैदा भी हुए थे, आप यहाँ पे कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हो, ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, और ये बंदा नहीं होगा, ये तो घूमने फिरने के पर्पज़ से आया है। अब अम्बेसी का मतलब क्या होता है, अम्बेसी का मतलब समझिए। अम्बेसी जो होती है ना, अम्बेसी जो होती है, अम्बेसी का मतलब ये होता है हर कंट्री के अंदर क्या होता है बेटा, दूसरे देशों की अम्बेसी होती है। अम्बेसी क्या, अम्बेसी कोई बंदा नहीं है, अम्बेसी कोई बंदी नहीं है। अम्बेसी का मतलब होता है एक बिल्डिंग है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बेटा ये इंडिया है, ठीक है, और ये जापान है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ इंडिया के अंदर एक बिल्ड, या मान लो ये जो है ये अमेरिका है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये एक बिल्डिंग है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि किसकी है, जो कि इसकी है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा अमेरिकन एम्बेसी। क्या बोलूँगा मैं इसको मैं क्या बोलूँगा, अमेरिकन एम्बेसी। ठीक है, ये एक अमेरिकन एम्बेसी है, कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है। ऐसे ही बेटा अमेरिका के अंदर भी एक बिल्डिंग होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंडियन एम्बेसी। क्या बोलेंगे, इंडियन एम्बेसी। ठीक है, अच्छा अब ये बिल्डिंग क्यों है जी, क्या करना है इस बिल्डिंग का, तो ये समझिए। इस एम्बेसी के अंदर एक बंदा होगा जो कि कौन होगा, जो कि होगा बेटा अमेरिकन। कौन होगा, एक बंदा होगा वो होगा अमेरिकन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे बेटा अम्बेसडर। क्या बोलेंगे इसको हम जो है अम्बेसडर बोलेंगे। ये क्या करने आया है इंडिया के अंदर, ये आपको ज़रा समझना है। ये जो है इंडिया के अंदर क्या करने आया है, और ये इस एम्बेसी के अंदर क्या कर रहा है। ये जो है बेटा इसको अम्बेसडर कहते हैं। ये बंदा, ये एक अमेरिकन है, ये इंडिया के अंदर अपने देश को रिप्रेजेंट करने आया है। अपने देश को क्या करने आया है, अपने देश को जो है रिप्रेजेंट करने आया है, रिप्रेजेंट करने आया है। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर जितने भी अमेरिकन्स रहते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, पासपोर्ट वगैरह में, किसी भी चीज़ में वीज़ा वगैरह लगाना है, कुछ भी काम है, तो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर यहाँ से आकर हेल्प ले सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। ऐसे बेटा इस इंडियन एम्बेसी के अंदर एक बंदा होगा जो कि इंडियन होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इंडियन एम्बेसडर कहलाएगा। वो इंडियन एम्बेसडर कहलाएगा। वो क्या करने गया है अमेरिका के अंदर, ये बिल्डिंग अमेरिका में क्यों है, अमेरिका के अंदर जितने भी इंडियंस रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, ये बंदा अपने देश को रिप्रेजेंट करने गया है। वहाँ पे जितने भी इंडियंस रहते हैं, कोई पासपोर्ट वगैरह किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो काम ये वहाँ पे करने गया है। ठीक है, तो ये बेटा एम्बेसी है, ये तो अमेरिकन है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये बेटा, अच्छा अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, ये एक अमेरिकन एम्बेसी है। ठीक है, अब मैं हूँ, मेरा नाम रोहित है। ठीक है, और मैं रहता हूँ लक्ष्मी नगर के अंदर। ठीक है जी, और इंडिया का सिटीज़न भी हूँ, इंडिया का सिटीज़न भी हूँ। ठीक है, और मेरा नाम रोहित है, इंडिया का सिटीज़न हूँ, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। मैं बेटा इस एम्बेसी के अंदर काम करता हूँ। क्या करता हूँ,
मैं इस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर काम करता हूँ, तो मैं कहाँ का कहलाऊँगा? क्या मैं तो फिरंगियों के साथ मिल गया, तो क्या मैं अब नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊँगा इंडिया का? हाँ जी, मैं जो है नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का कहलाऊँगा। एक एक वो इंडियन जो किसी फॉरेन एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। देखो क्या लिखा था उसने लिखा था इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी एंड हाई कमीशंस। तो जितने भी इंडिया के अंदर दूसरे देशों की एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। जो भी इंडिया के अंदर जितनी भी दूसरे देशों की एम्बेसी होगी बेटा, जैसे अमेरिका की है, जापान की है, या जिस भी देश की होगी, अगर उस एम्बेसी के अंदर कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो बेटा नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉरेन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। अगर इस एम्बेसी के अंदर, जो कि अमेरिका के अंदर है, इसके अंदर अगर कोई बंदा काम कर रहा है, इसके अंदर अगर कोई बंदी काम कर रही है, बंदी बन गई है, तो ये मान लो ये एक अमेरिकन है, ठीक है, ये एक अमेरिकन है, तो ये बेटा नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की कहलाएगी? ये बेटा नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका की कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो अमेरिका की सिटीज़न है, 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए अमेरिका के अंदर रह रही है, ठीक है, और इसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी वहीं पे है। अब जैसे इस एम्बेसी के अंदर जितने भी अमेरिकन काम कर रहे होंगे, वो कहाँ के कहलाएंगे? वो बेटा कहाँ के कहलाएंगे? वो तो यहाँ के नहीं कहलाएंगे ना, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे में क्या कह रहा है, इंडियन एम्बेसडर वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज़। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इंडियन एम्बेसडर कौन होगा? ये बंदा बेटा इंडियन एम्बेसडर है। ये क्या है? ये बंदा इंडियन एम्बेसडर है, ठीक है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया है अमेरिका के अंदर। तो ये कहाँ का कहलाएगा? है तो ये अमेरिका के अंदर, ये कहाँ का कहलाएगा? ये बेटा ये बंदा कहलाएगा नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने देश को रिप्रेजेंट करने गया है। कहने का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर बेटा जितनी भी एम्बेसीज हैं, अगर उसके अंदर कोई भी बंदा काम कर रहा है, वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, चाहे एम्बेसी कोई भी हो, अमेरिकन हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, कोई भी हो। अगर किसी भी फॉरेन एम्बेसी के अंदर कोई इंडियन काम कर रहा है, वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। और हमारे देश के बंदे जो दूसरे देशों के अंदर गए हुए हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने, इंडियन एम्बेसडर, वो भी बेटा हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई अगर एम्बेसडर ऑफ फॉरेन कंट्रीज वर्किंग इन इंडिया, ये वाला जो बंदा है बेटा, ये तो अमेरिकन है, ये तो अपने देश को रिप्रेजेंट करने आया है, ये बंदा बेटा यहाँ का नहीं कहलाएगा। ये बंदा कौन कहलाएगा? ये बंदा जो है बेटा, ये कौन कहलाएगा? ये बेटा नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। इंडिया के अंदर है ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। ये भी नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। और ये भी कौन कहलाएगा? ये जो इंडियन एम्बेसी के अंदर एक अमेरिकन काम कर रही थी, ये भी बेटा नॉन रेजिडेंट कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया के अंदर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इंडियन वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ सच एज इंटरनेशनल लेबर ILO एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। इसमें क्या बोला गया है बेटा? इसमें ये बोला गया है कि फॉरेनर वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इन इंडिया। देखिए बेटा, इसके अंदर क्या बोला गया है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये गया है कि इंडिया के अंदर कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। इंडिया के अंदर कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UNO है, ठीक है, और भी कई सारी इसने लिखी यहाँ पे, UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, ये सब क्या हैं? ये सब बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या है ये सब जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो अगर बेटा कोई भी अगर इंडियन इन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है,
वर्किंग है इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो वो कहाँ का कहलाएगा? ये सारी कहाँ पर हैं? ये सारी इंडिया के अंदर हैं बेटा, ठीक है। और कोई इंडियन इनमें वर्किंग है, तो वो कह रहा है अगर कोई भी इंडियन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्किंग है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का ही। बट इन ये इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UNO है एंड ILO है, इनके अंदर जितने भी फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स, वो कहाँ के कहलाएंगे? वो बेटा नॉन रेजिडेंट हैं, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं। ये आपको बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। 5 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट होगा। एक तो ये वाला जो एग्जाम्पल 5 है, ये बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सॉरी ये एग्जाम्पल 6 है बेटा। ये एग्जाम्पल 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्जाम्पल 5 अम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अम्बेसीज क्या होती हैं, ठीक है। और बाकी ये जो ऊपर के थे ये तो नॉर्मल है, जैसे हम जैसे लोग इंडिया में रहते हैं, पैदा इंडिया में हुए हैं, कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं, हम तो होंगे ही होंगे। अगर इंडिया का कोई बंदा दूसरे देश में फुलफ़िल कर रहा है तो वो बेटा अमेरिका का होगा, वो बंदा यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। कोई दूसरे देश का बंदा हमारे देश में आकर कंडीशन पूरी कर रहा है, माना जाएगा। दो बंदे घूमने फिरने के लिए आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं, वो बेटा नॉन रेजिडेंट हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है समझ में। तो मैंने बेटा आपको 6 बंदे बता दिए। पहला बंदा मैंने आपको कौन बताया? पहला बंदा मैंने बेटा आपको वो बताया जो कि इंडिया का जो है, जो कि इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है, और इंडिया का नॉन रेजिडेंट भी है। प्लस दूसरा बंदा बेटा मैंने आपको कौन बताया? जो सिटीज़न जो है, सिटीज़न जो है वो है बेटा किसी दूसरे देश का, लाइक अमेरिका का, लेकिन इंडिया का क्या है? इंडिया का बेटा नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि वो दोनों कंडीशन यहीं पे पूरी कर रहा है। तीसरी मैंने आपको क्या बताया बेटा? तीसरा मैंने आपको कोई बताया कि कोई इंडिया का सिटीज़न, कोई इंडिया का सिटीज़न अगर बेटा वर्किंग है किसी फॉरेन एम्बेसी के अंदर, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर है, तो वो भी कहाँ का कहलाएगा? वो भी बेटा नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का कहलाएगा। चौथा मैंने बंदा कौन बताया? कोई भी बंदा इंडिया का सिटीज़न है इंडिया का, ठीक है, और बेटा वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग है, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, जो कि इंडिया के अंदर से हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर वर्किंग है तो वो भी बेटा नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही कहलाएगा। ये चारों के चारों बंदे, ये चारों के चारों बंदे कौन है बेटा? ये चारों के चारों बंदे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। कौन है? ये चारों के चारों बंदे नॉर्मल रेजिडेंट हैं बेटा कंट्री के। इनको छोड़कर जितने भी बंदे हैं वो सब बेटा नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है। ये है नॉर्मल, और इनको छोड़कर जितने भी बचे वो सब बेटा नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों बंदे चाहे बेटा देश के अंदर, चाहे बेटा ये देश के अंदर या बेटा ये देश के बाहर, देश के अंदर या देश के बाहर, कहीं पे भी बेटा अपनी फैक्टर सर्विसेज अगर देते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज अगर देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देंगे तो बेटा फैक्टर इनकम जो है अर्न करेंगे। तो वो जो ये चारों बंदों ने मिलकर 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी बेटा फैक्टर इनकम अर्न करी होगी, उसी का जो समय वो क्या है? वो बेटा नेशनल इनकम कहलाता है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा
कि नेशनल इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है। अच्छा, ये इतनी बकवास हमने क्यों पढ़ी है इतनी डीप से? ये इतनी बकवास हमने डीप से इतनी पढ़ी है क्योंकि बेटा हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है बेटा हमारा, यहाँ पे ज़रा समझेंगे। नेशनल इनकम तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन बेटा मेरा जो दूसरा मुद्दा है इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। मेरे को नेशनल इनकम तो समझ में आ गया, अब मुझे समझना है डोमेस्टिक इनकम जो है, डोमेस्टिक इनकम जो है ये क्या होती है बेटा। अब ये समझिए, डोमेस्टिक इनकम ये कहती है, नेशनल इनकम क्या कहती थी? देखिए, एक साल के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक कंट्री का जो नॉर्मल रेजिडेंट होगा, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, कहीं पे भी अपनी फैक्टर सर्विसेज दे, इनकम को अर्न करके लाए, उसका सम नेशनल इनकम है। इसके लिए बेटा बंदा मैटर करता है कि बंदा नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? बंदा जो है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, इसके लिए बंदा मैटर करता है। लेकिन जो बेटा डोमेस्टिक इनकम होती है उसके लिए बंदा मैटर नहीं करता, उसके लिए कौन मैटर करता है? ये कहता है बेटा कि एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में, यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर चाहे बंदा नॉर्मल रेजिडेंट हो, ठीक है, चाहे बंदा नॉर्मल रेजिडेंट हो, चाहे बंदा नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी हो बेटा, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, दोनों में से कोई भी हो, वो बंदा जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करेगा, वो बंदा जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करेगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के, कहाँ पे रह के? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर, उसका मैं अगर सम कर दूँ तो वो बेटा डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका? पहली बात तो बेटा ध्यान समझेंगे, ये भी फैक्टर इनकम का सम है। नेशनल इनकम हो या बेटा डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों किसका सम होती हैं? फैक्टर इनकम का। ट्रांसफ़र इनकम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये समझनी है। इसके लिए बेटा बंदा मैटर नहीं करता, ये तो कह रहा है चाहे नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इसके लिए बंदा मैटर नहीं करता, कह रहा है दोनों में से कोई भी हो, अपनी फैक्टर इनकम अर्न करे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है बेटा इसके लिए जगह, इसके लिए बेटा लोकेशन मैटर करती है। क्या मैटर करता है इसके लिए? इसके लिए जो है लोकेशन मैटर करती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर करे। आप इसको सरल भाषा में ये भी समझ सकते हो बेटा कि देश के बाहर जाकर नहीं। जैसे नेशनल इनकम क्या कहती है? नेशनल इनकम तो ये कहती है बेटा कि चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर कहीं पे भी अपनी सर्विस दो, पैसे आने चाहिए, आप कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए हो, आप अपनी फैक्टर सर्विसेज देश के बाहर भी दे सकते हो। लेकिन बेटा ये कहता है नहीं जी नहीं, देश के बाहर ऐसे कैसे दे दोगे तुम, देश के अंदर रहकर, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि बेटा सिर्फ देश के अंदर रहना है, दूसरे देशों से आप जो इनकम कमा के ला रहे हो वो नहीं, केवल अपने देश की इनकम को डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट किया जाता है। दूसरे देशों के अंदर जो हमने फैक्टर सर्विसेज दी हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो नेहा कक्कड़ है, ठीक है। नेहा कक्कड़ कौन है? सिंगर है बेटा, ठीक है। तो मान लो उसको जो है, उसको अमेरिका में उसका एक प्रोग्राम था, वहाँ पे उसको जो है गाना गा कर आना था, ठीक है। तो वो अमेरिका में गई, ठीक है, और सिंगिंग करके आई और मनी अर्न करके लाई। तो बेटा ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमें अमेरिका जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो तो दूसरे देश में गई, अपनी फैक्ट सर्विस दी और वहाँ से इनकम अर्न करके लाई। नेशनल इनकम कह रहा है मैं ऐड कर लूँगा इस चीज़ को कि आप चाहे सर्विस कहीं भी दो, देश के अंदर दो या देश के बाहर दो। लेकिन बेटा डोमेस्टिक इनकम कहता है मैं नहीं खेल रहा ऐसे, मैं केवल अपने देश के अंदर रहकर जो इनकम अर्न की गई है
उसको ऐड करूँगा, दूसरे देशों की इनकम को मैं ऐड नहीं करूँगा। बट डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जो है बेटा केवल अपना देश नहीं होता, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई। ये तो आप कह सकते हो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ये तो आप कह ही सकते हो कि भारत के अंदर रह के जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हो आप, भारत के अंदर रहकर जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हो वो तो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही। लेकिन बेटा और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो भारत में नहीं है, लेकिन वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए। इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी इंक्लूड ओनली द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे कुछ बेटा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। देखो, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूड इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। मतलब कहने का क्या है इसका, जितने भी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं, मतलब आप ये भी कह सकते हो, जैसे हम इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो डोमेस्टिक टेरिटरी ख़त्म हो गई, बॉर्डर के अंदर है तो नहीं, वो तो है ही, वो तो चीज़ है ही। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़, जैसे कि एयर इंडिया सर्विस। ये क्या है बेटा, एयर इंडिया की सर्विस जो है, एयर इंडिया जो है वो बेटा अपनी सर्विस लाइक यूके एंड कनाडा जो है, दो देशों के बीच में मान लो अपनी सर्विस देता है एयर इंडिया, ठीक है। मान लो एक है अमेरिका, ठीक है, एक है अमेरिका, ठीक है, एक है कनाडा, ठीक है। मान लो इन दोनों देशों के बीच में जहाज़ चल रहे हैं, ठीक है, एयरप्लेन चल रहे हैं, जहाज़ चल रहे हैं या शिप्स चल रही हैं, शिप्स एयरप्लेन एयरक्राफ्ट सब चलते हैं दो देशों की आपसी सहमति से। कौन दे रहा है, एयर इंडिया। अब देखिए, ये देश है अमेरिका, ये देश है कनाडा, और सर्विस कौन दे रहा है, एयर इंडिया। सर्विस कौन दे रहा है, एयर इंडिया दे रहा है। तो वो बेटा दो देशों की आपसी सहमति से चल रहे हैं, वो बेटा हमारी जो है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपनी सर्विस दे रहा है और वहाँ से इनकम को अर्न करके ला रहा है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जितने भी शिप्स, जहाज, एयरक्राफ्ट दो देशों की आपसी सहमति से चलते हैं, ठीक है, वो भी बेटा उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं जहाँ से वो इन लिंक्ड होते हैं। तो एयर इंडिया किससे लिंक है, इंडिया से रिलेटेड है बेटा, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। या बेटा फिशिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी बेटा समुंदर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी फिशिंग करते हैं, फिशिंग मतलब जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ते हैं, उनको फिशिंग विसल्स कहते हैं, ठीक है, या अपनी नाव चलाते हैं, तो नेचुरल गैस वगैरह इन सब चीज़ों का इनका काम होता है, जो इन सब इधर चल रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर चल रहे हैं। तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें, अगर कोई इंडियन फिशर्स है या इंडियन कोई जो नाव वगैरह चलाता है, वो सारे के सारे बंदे हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर रहकर आप जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हो वो तो बेटा आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, ठीक है। इसके अलावा दो देशों की आपसी सहमति से जितनी भी शिप्स चलती हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट चलते हैं, वो बेटा आपकी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। जो आपकी अम्बेसी, मैंने यहाँ पे आपको बताया बेटा कि ये एक अम्बेसी है, अमेरिका के अंदर इंडियन अम्बेसी है, तो बेटा ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी, इंडिया की। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसलिए ये जो अम्बेसी है ना, ये वाली, ये जो अम्बेसी है, ये किसका पार्ट मानी जाएगी, ये जो इंडियन अम्बेसी है ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है ये बेटा बहुत ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और बेटा ये जो इंडिया के अंदर ये जो अमेरिका की अम्बेसी है, ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये अमेरिका की है, ये जो है ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है।
ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम पे, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है। तो ठीक है जी, तो ये तो हो गया, ये हो गई बात। और इंडियन एम्बेसी जो कि कहाँ पर है, जो भी दूसरे देशों के अंदर है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। या जितने भी बेटा इंटरनेशनल वाटर्स हैं, बड़े बड़े समुंदर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इसके अंदर जो भी फिशिंग करते हैं, ठीक है, या जो भी नाव वगैरह जो भी चलाते हैं, इंडियंस की बात चल रही है, ठीक है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब बेटा केवल इतना नहीं है कि अपने देश के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर टर्म है, ठीक है। आप ये समझ सकते हो, जब आपके देश का एसिड की बात हो रही है बेटा, ठीक है, आपके देश का एसिड दूसरे देशों में जाता है और इनकम को अर्न करके लाता है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। एसिड बोला है बेटा मैंने, बंदा नहीं बोला, ठीक है। ये आपका एसिड है, एयर इंडिया, ठीक है, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है। तो आपका जब एसिड दूसरे देशों में जाता है और वहाँ से इनकम को अर्न करके लाता है, तो वो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। डोमेस्टिक इनकम के लिए बेटा बंदा मैटर नहीं करता, डोमेस्टिक इनकम के लिए बेटा मैटर करता है जगह, कि दूसरे देशों में नहीं, बंदा दूसरे देश में अपनी फैक्टर सर्विसेज देकर जो इनकम अर्न कर रहा है वो नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहे, नॉर्मल हो या नॉन रेजिडेंट हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं जोड़ लूँगा। अगर मैंने इन दोनों चीज़ों को जो जितना अभी मैंने समझाया है आपको, इससे आपको भेजे में क्या घुस रहा है, आप बेटा ध्यान से ज़रा समझेंगे। इतनी बकवास पढ़ के हमारे भेजे में दो बातें तो घुस रही हैं। क्या कि अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ मैं नेशनल इनकम को लिखता हूँ, अगर बेटा मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूँ तो ये कहता है एक साल के अंदर अंदर जितनी भी फैक्टर सर्विसेज को अर्न किया है, ये कहता है। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो बेटा ये भी यही कहता है, एक साल के अंदर अंदर जितनी भी फैक्टर सर्विसेज को अर्न किया है, ये भी यही कहता है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है बेटा, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, ये क्या कहता है बेटा कि जो फैक्टर सर्विसेज अर्न हुई है ना, जो फैक्टर सर्विसेज अर्न हुई है वो जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है बेटा, ये क्या कहता है, ये कहता है भाई डोमेस्टिक टेरिटरी हो या कोई भी हो, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी हो या फॉरेन टेरिटरी हो या फॉरेन हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता। चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, मेरे लिए जगह मैटर नहीं करती, ठीक है। ये सबसे पहला डिफरेंस आया। ये कह रहा है केवल इस जगह पे रह के अर्न करो, ये कह रहा है इस पे तो करूँगा ही करूँगा, दूसरे देशों में जाकर भी करूँगा। सबसे पहला डिफरेंस ये सबसे पहला डिफरेंस है। ये क्या कहता है, ये कहता है चाहे नॉर्मल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, मैं तो दोनों की इनकम को जोड़ लूँगा। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है नहीं जी नहीं, ऐसे कैसे जोड़ लूँगा, मैं नहीं खिल्ला, मैं केवल नॉर्मल की लूँगा, नॉर्मल रेजिडेंट की, मैं जो है नॉन रेजिडेंट की इनकम को नहीं लूँगा। ये बेटा दूसरा डिफरेंस आ गया। तो अब बेटा बहुत ये इसको पढ़ के इतनी कहानी मेरे को समझ में आई है कि इसके लिए जगह मैटर करती है, बंदा मैटर नहीं करता। इसके लिए बंदा मैटर करता है तो इसके लिए जगह मैटर नहीं करती। तो बेटा आपको ध्यान से समझना है, सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम ही निकलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक इनकम ही निकलती है। डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना पड़ता है नेशनल इनकम के अंदर। क्या बोला मैंने, पहले डोमेस्टिक इनकम ही निकलती है और उसके बाद डोमेस्टिक इनकम को हम कन्वर्ट करते हैं बेटा नेशनल इनकम के अंदर। तो कन्वर्ट कैसे करूँगा, देखो भाई मेरे को जो है
मैंने बोला पहले डोमेस्टिक निकलेगी और डोमेस्टिक को कन्वर्ट करूँगा नेशनल में। तो बेटा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मुझे नेशनल इनकम निकालनी है। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जो हमें निकालना होता है वो लेफ़्ट साइड लिखते हैं और जो हमारे पास होता है उसको राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास डोमेस्टिक इनकम, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं। फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, अब फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा देखिए, मैं ये मेरे पास है और ये मुझे निकालना है, ये मुझे फाइंड करना है और ये मेरे पास गिवन है या मैं निकाल लूँगा। ये मैं सीखूँगा डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलती है। पहले डोमेस्टिक ही निकलेगी, उसके बाद डोमेस्टिक को कन्वर्ट किया जाएगा नेशनल में। कैसे, कहाँ पे अंतर आ रहा था, यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप है। ये कह रहा है कि मैं केवल डोमेस्टिक टेरिटरी को लूँगा, फॉरेन को नहीं लेता। तो बेटा मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, आप खुद बताओ क्या करना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम कह रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी, फॉर नेशनल इनकम कह रही है ये तो है ही, ये वाली भी। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो नेशनल इनकम में ये तो है ही, ये और जोड़ना पड़ेगा फॉरेन टेरिटरी वाला। मतलब दूसरे देशों में जाकर मैं जितनी भी इनकम को अर्न करके ला रहा हूँ ये मुझे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये बेटा बराबर होगा, है ना। डोमेस्टिक इनकम में केवल ये जुड़ा हुआ है, मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डोमेस्टिक में डोमेस्टिक टेरिटरी तो जुड़ी हुई है ना। अब मुझे अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो इसको मैं और जोड़ देता हूँ तो बन जाएगी नेशनल। तो उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या लिखते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरे देशों में जाकर जो मैं फैक्टर इनकम को अर्न करके लाया वो जोड़ दी मैंने, तो ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए। अब भाई मेरे को डोमेस्टिक से मुझे डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो डोमेस्टिक में ये तो जुड़ी हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी, मेरे को इसको नेशनल में कन्वर्ट करना है तो मैं ये और जोड़ देता हूँ फॉरेन टेरिटरी को क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हो गया बराबर। अच्छा, दूसरा डिफरेंस कहाँ आ रहा था, यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम कहती है कि मैं तो दोनों की इनकम को ले लूँगी, नॉर्मल रेजिडेंट की भी और नॉन रेजिडेंट की भी। लेकिन ये कहता है नहीं जी नहीं, केवल और केवल नॉर्मल। तो बेटा मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, आप खुद सोचो, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो बेटा मुझे इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि नेशनल इनकम जो है नॉन रेजिडेंट की इनकम को नहीं लेता। मुझे इसको यहाँ से हटाना है क्योंकि ये तो केवल नॉर्मल की लेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं लेगा। तो मुझे इसको यहाँ से हटाना है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको हटाने के लिए बेटा यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, फ्रॉम, यहाँ पे लिखा है टू। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है ये एक फॉर्मूला बनता है बेटा, इसको कहते हैं नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम और प्लस ये जो होता है ना ये वाला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, दूसरे देशों में जाकर जितनी भी इनकम अर्न करी, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है, दूसरे देशों के लोगों ने हमारे देश के अंदर आकर जितनी भी इनकम अर्न करी। इट्स कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड टू इट्स कॉल्ड NFIA। क्या कहते हैं, NFIA। इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसकी फुल फॉर्म जो है, इसको शॉर्ट, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ ले, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसको कहते हैं बेटा फीफा। क्या कहते हैं इसको कहते हैं फीफा। फीफा मतलब फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फुटबॉल वाला नहीं। फीफा का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीफा माइनस इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फीटा।
फीफा माइनस फीटा। फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फॉर्मूला क्या है बेटा NFIA का? फीफा माइनस फीटा, मतलब कि फ्रॉम में से 2 को डिडक्ट करना है, इट्स कॉल्ड NFIA। तो ये हो गया यहाँ पे NFIA। तो मेरा अगर बेटा मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, जो लेफ्ट साइड पे बेटा वो मेरे को फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, ये मुझे फाइंड करना है और ये मेरे पास है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ NFIA को ऐड कर देना है तो मेरे पास आ जाएगा। और अगर बेटा मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और मेरे पास नेशनल इनकम है तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, NFIA माइनस करना पड़ेगा। भाई ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले आपके पास जो है यहाँ पे क्रिएट होकर आए। अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ दूंगा, और अगर डोमेस्टिक निकालनी है नेशनल इनकम है तो NFIA माइनस कर दूंगा। एंड थर्ड वन इज NFIA। व्हाट इज NFIA? फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस फीटा मतलब क्या हुआ इसका? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसमें से इसको डिडक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा NFIA का। बस एक थोड़ी सी चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए, फिर हमारा मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये 3 फॉर्मूले मेरे क्रिएट हो गए बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, ये बेटा क्या है, ये कैसे आया है, सब मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है। क्यों ये प्लस हो रहा है बेटा, क्यों ये माइनस हो रहा है, पहले डोमेस्टिक ही निकलती है, उसके बाद डोमेस्टिक को कन्वर्ट किया जाता है नेशनल में। तो डोमेस्टिक कैसे निकलेगी वो हम जो है इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अलग अलग मेथड होते हैं डोमेस्टिक को निकालने के, ठीक है। उसके बाद इन फॉर्मूलों की मदद से डोमेस्टिक को हम कन्वर्ट करेंगे नेशनल में, सिर्फ NFIA प्लस कर देना है। तो मैं इस चैप्टर के अंदर सीखूंगा डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालूंगा मैं। तो एक थोड़ा सा बस आपको एक ये समझना है, मैंने आपको अभी बेटा सर्कुलर फ्लो समझाया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये मैंने आपको एक समझाया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक होता है कंज्यूमर सेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है क्रेडिट पे, जिसके बदले में फिर क्या करता है प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले बेटा प्रोडक्शन होती है। कैसे पॉसिबल हो पाई प्रोडक्शन, जब बेटा कंज्यूमर सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी क्रेडिट पे, तब जाके प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर पाता है। तो मान लीजिए बेटा 2 लाख रुपए की प्रोडक्शन हो गई, मतलब कि 2 लाख रुपए की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हो गई, ठीक है, 2 लाख रुपए की। तो बेटा अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है कंज्यूमर सेक्टर को क्या करता है, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हो, एक ही बात है। इसकी तरफ से जा रहे हैं तो फैक्टर पेमेंट है, इसको मिल रहे हैं तो बेटा फैक्टर इनकम है। फिर प्रोड्यूसर सेक्टर जो ये उधार में ली थी सर्विसेज, इसके बदले में पेमेंट करता है कंज्यूमर सेक्टर को, और पेमेंट कितनी करेगा, पेमेंट बेटा उतनी ही करेगा जितने रुपए की प्रोडक्शन हुई है। तो प्रोडक्शन जब हुई, प्रोडक्शन की वजह से फिर बेटा इनकम जनरेट हुई। कितनी जनरेट होगी इनकम, 2 लाख ही जनरेट होगी, क्योंकि बेटा मैंने क्या बोला, कितनी पेमेंट करेगा, जितनी की प्रोडक्शन हुई है उतनी ही पेमेंट होती है। अब इसके पास पैसे आ गए, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं डिमांड, फिर इन पैसे को खर्च करते हैं, फिर यही पैसे ये इसको दे देगा। क्यों, गुड्स और सर्विसेज खरीदने हैं, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए ये पेमेंट कर देगा इसको, ठीक है। तो पेमेंट कितनी करेगा, मैंने आपको जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पे आपको एक अजम्पशन बताई थी, एक अजम्पशन मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे बेटा सेविंग नहीं हो रही, यहाँ पे सेविंग नहीं हो रही, मतलब जितनी भी इनकम हो रही है कंज्यूमर सब खर्च कर देगा। तो बेटा एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये भी बेटा 2 लाख ही होगा, ठीक है। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, तो पैसा किसके पास आ गया वापस घूम के सारा, फिर प्रोड्यूसर के पास आ गया। अब फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, अगेन प्रोड्यूसर फिर से प्रोडक्शन करेगा, कितने रुपए की, अगेन 2 लाख की।
तो ये बेटा ये साइकिल चलता रहता है इस तरीके से। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि चाहे मैं प्रोडक्शन की बात करूं, चाहे मैं इनकम की बात करूं, चाहे मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, तीनों में से मैं किसी की भी बात करूं, सब आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये 2 सेक्टर के मॉडल के अंदर सेविंग नहीं हो रही है बेटा। ठीक है, ये भी 2 लाख है, ये भी 2 लाख है, ये भी 2 लाख है। और क्योंकि बेटा सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, इसी वजह से नेशनल इनकम को फाइंड करने के भी 3 मेथड होते हैं। ठीक है, इस वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, इस वाले मेथड को बेटा इनकम मेथड कहते हैं, और इस वाले मेथड को हम जो है एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। 3 तरीके के मेथड होते हैं, क्योंकि सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, मैं किसी भी मेथड से आंसर निकालूं नेशनल इनकम का, तीनों से बराबर आएगा, क्योंकि देखो आपके सामने प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर सब बराबर है। तो चाहे मैं प्रोडक्ट मेथड से निकालूं, इनकम से निकालूं या एक्सपेंडिचर से निकालूं, किसी से भी निकालूं, आंसर बराबर आना चाहिए नेशनल इनकम का। अगर नहीं आ रहा तो बेटा मैं गलत कर रहा हूँ। अगर बराबर नहीं आ रहा तो जैसे क्वेश्चन में बोलेगा नेशनल इनकम निकालो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर से, तो अगर आपके बराबर आ गए तो समझ लो नंबर पक्के हैं। अगर एक से अलग आ रहा है, एक से अलग आ रहा है, तो भैया एक ना एक गलत है। तो ये बकवास हमने क्यों पढ़ी है, ये बकवास हमने इसलिए पढ़ी है बेटा क्योंकि मैंने आपको ये बोला प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये सब बराबर हैं। तो मेरे पास ऊपर दो फॉर्मूले निकल कर आए थे, NI इज इक्वल टू DI प्लस NFIA एंड DI इज इक्वल टू NI माइनस NFIA। ये मेरे पास 2 NFIA आएगा बेटा यहाँ पे, ये 2 फॉर्मूले मेरे पास निकल कर आए थे। तो बेटा 2 बातें आपको घोल कर पी जानी है। क्या, चाहे मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं या बेटा मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। कैसे एक ही चीज़ हो जाएंगी ये दोनों, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि भाई जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी ही इनकम जनरेट होती है, और वो इनकम सारी की सारी खर्च हो जाती है। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर सब बराबर होते हैं आपस में। इसी वजह से चाहे आप इनकम की बात कर लीजिए, चाहे प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, ये सब आपस में बराबर होंगे, और चाहे एक्सपेंडिचर की कर लो। इसी तरीके से चाहे आप जो है नेशनल इनकम की बात कर लीजिए, या बेटा आप जो है नेशनल प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, ये सब आपस में सेम ही होते हैं। मतलब कहने का क्या है, DI और DP ये दोनों सेम हैं। बिल्कुल सिमिलरली NI और NP ये दोनों बेटा सेम है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, हम बेटा इसकी बात नहीं करते, हम पढ़ते हैं इसको, DP और NP को। अगर मैं DP बोल रहा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। और अगर मैं NP की बात कर रहा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं आपस में। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ फॉर्मुलेट पुट कर दूँ, इन वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, NI जो है वो बराबर होता है NP के। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा NP इज इक्वल टू DI की जगह क्या लिखना है, DP। NP इज इक्वल टू DP प्लस NFIA एंड DP इज इक्वल टू NP माइनस NFIA। ठीक है, एक ये बना और लास्ट जो बना था आपका ये बना था बेटा NFIA। NFIA क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, ये बना था आपका तीसरा। और कल 2 बेटा आपने पढ़े थे, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप। ठीक है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, एंड नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप। ये पढ़ा आपने 5वां। ये 5 फॉर्मूले ये बेटा ये आपको गोल कर पी जाने हैं। ये वाला आपको लर्न नहीं करने हैं,
ये नहीं, ये वाले नहीं बेटा, डी आई इज इक्वल टू ये नहीं, ये वाले नहीं, ठीक है, ये वाले नहीं, ठीक है। कौन से लर्न करने हैं, आई वाले नहीं, पी वाले, ये हम बात करते हैं इसकी। बात तो सेम ही है, चाहे एन पी कह लो या एन आई कह लो, एक ही तो है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो के अंदर जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी इनकम जनरेट होके सारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो चाहे डी पी कह लो या डी आई कह लो, एन पी कह लो, एन आई कह लो, आपको पता होना चाहिए एन पी का मतलब नेशनल इनकम है, डी पी का मतलब डोमेस्टिक इनकम है। इतनी बकवास बेटा आपको ध्यान से समझनी है। इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है?